हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू चैप्टर 1 हिस्ट्री का, जो कि इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए आपको हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं। कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बाबू आपके एग्ज़ाम में बेहतरीन ढंग से आते हैं। पहला है चैप्टर का नाम हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरे चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथे चैप्टर का नाम है बाबू भारत में राष्ट्रवाद। ये जो भारत में राष्ट्रवाद है ये अपने देश के बारे में है और बहुत ही इससे प्रश्न एग्जाम में आते हैं बाबू। पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। छः चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। और नेक्स्ट चैप्टर है बाबू प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो ये आपसे क्या हो गया बाबू, आपको चैप्टर से मुलाकात करवा दिए। अब आते हैं चैप्टर 1 में, जो कि बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, ठीक है। तो चलिए बाबू, बिना विलम्ब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद नाम है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृत प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ये परिवेश में रहने वाले लोगों की क्या बनती है बाबू? एकता की वाहक बनती है। क्या किसकी वाहक बनती है? तो एकता की वाहक बनती है। इतना समझ गए बाबू। चलिए अब आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में किसकी वाहक बनती है? तो एकता की वाहक बनती है, ठीक है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व का राजनीतिक जागृत एक क्या है बाबू? प्रतिफल। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में लोगों की एकता की वाहक बनती है बाबू, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना का राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनः जागरण के काल से ही हो चुका था। ये बोल रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनः जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई कि 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई, ठीक है। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे, ठीक है। ये कहने का मतलब ये कह रहा है बाबू कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनः जागरण काल से ही हो चुका था। जो राष्ट्रवाद की भावना था बाबू, वो पुनः जागरण से ही शुरू हो चुका था, ठीक है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनः जागरण के काल से शुरू हो चुका था। तो आपसे पूछे एग्जाम में कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में किस काल से शुरू हो चुका था, तो आप क्या बताएंगे बाबू? तो पुनः जागरण के काल से शुरू हो चुका था। कहाँ से बाबू? पुनः जागरण से शुरू हो चुका था। अगला प्रश्न आपका ये रहेगा कि परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप से प्रकट हुई, ठीक है। अब चलिए बाबू आगे चलते हैं। इतना तो आप पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं क्लास में बाबू। चलिए, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको ख़त्म करना है तो वन शॉट कराने के लिए तो समय लगेगा ही, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये कौन है बाबू? नेपोलियन। चलिए, आप लोग नेपोलियन के बारे में बहुत ही पढ़े हैं, तो नेपोलियन से आपको भेंट करा देते हैं। ये है हमारे नेपोलियन भाई साहब। देखिए कितने गोरे हैं, इनका बाल भी उड़ गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बाबू, अब पढ़ाई पर फोकस करते हैं। चलिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए फ्रांस के राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। पूछेगा एग्जाम में आपसे कि
कि बताइए बाबू, सॉरी, राजो नेपोलियन के अभियानों द्वारा किसका संदेश पहुंचाया गया था बाबू? तो नव युग का संदेश पहुंचाया गया था। किसका संदेश पहुंचाया गया था बाबू? नेपोलियन के अभियानों द्वारा किसका संदेश पहुंचाया गया था बाबू? तो नव युग का संदेश पहुंचाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, नेपोलियन के अभियानों द्वारा किसका संदेश पहुंचाया गया था बाबू? तो नव युग का संदेश पहुंचाया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिए, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये बोल रहा है बाबू कि राज्यों के भौगोलिक नाम, सॉरी, यहाँ से पढ़े ना, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियाँ के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। ठीक है, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था। ठीक है, जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों के अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर यह था बाबू, वियना में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, पूछेगा आपसे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो क्या बताइएगा? देखिए लिखा है यहाँ पर, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है बाबू? वियना है। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछेगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी बताइए, क्या होगा, तो बाबू आपको बताना है कि वियना होगा। ठीक है, पूछेगा आपसे कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां किसके पास चल गई, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के पास हुई, एकत्र हुई। कहाँ बाबू? एकत्र हुई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? पुनः उसी व्यवस्था के स्थापित करना। नेपोलियन के युद्धों और विजयों के अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास की दुनिया, ये है आपका मैप जो पूरे विश्व का है, नहीं पूरे विश्व का नहीं है ये बाबू। चलिए आगे पढ़ते हैं। अस्त व्यस्त कर दिया था, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजकीय इस बात को देख सकने के असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीतिक और निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। ठीक है, सन 1815 में वियना सम्मेलन मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। तो एग्जाम में पूछेगा बाबू, वियना सम्मेलन कब हुआ था बाबू? तो क्या बताना है? 1815 में हुआ था। आपसे पूछेगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। एक और बार पूछेगा कि वियना सम्मेलन मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था, तो पूछेगा कि वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ने किया था, तो हो गया। तो पूछेगा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, यहाँ से पूछेगा आपसे ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, तो क्या बताइएगा बाबू? कि मेटरनिख है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, तो मेटरनिख है। ठीक है बाबू, चलिए आगे पढ़ते हैं। जो मेटरनिख है बाबू, वो घोर प्रतिक्रियावादी था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मेटरनिख कैसा मेटरनिख कैसा चांसलर था, जो कैसा नेता था, तो एक घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख कैसा था बाबू? घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शक्तियां संतुलन की स्थापित करना। आगे पढ़ते हैं। स्थापित करना क्या हो गया? स्थापित करना था। ठीक है, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, तो जो फ्रांस की क्रांति देन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था का स्थापना करना था। ठीक है, यहाँ पर आपका बोल रहा है बाबू कि जिसे नेपोलियन के युद्धों में समाप्त कर दिया गया, गणतंत्र प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति देन थी, उसका विरोध करना था। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था की उद्देश्य था कि अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। ठीक है, तो बाबू नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इटली अपना
प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने इसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। बाबू सिसिली और नेपल्स के प्रदेश पर बुर्बा वंश का सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया था। तो आपसे पूछेगा कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बा वंश के सम्राट किसको दे दिया था, तो फर्डिनेंड को दे दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। रोम और क्या बाबू, रोम और उसके आसपास के राज्य के पोप को सौंप दिया था। पूछेगा एग्जाम से, रोम और उसके आसपास के राज्य को किसको सौंप दिया था बाबू, तो पोप को सौंप दिया था। चलिए आगे देखते हैं, पोप को सौंप दिया था। आगे है कि लोम्बार्डी लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम रहा। तो पूछेगा लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका प्रभुत्व संभव रहा, तो ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम रहा। ठीक है, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व क्या रहा था बाबू, कायम में रहा। आगे चलिए चलते हैं। आगे है कि परमा परमा मोंडेला और टस्कनी के प्रांत में हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। तो पूछेगा परमा परमा मोडेना टस्कनी के प्रांत किस वंश को दे दिया था, हैब्सबर्ग वंश को दे दिया था, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। परमा मुंडेला टस्कनी किसको दे दिया था बाबू, तो हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू, टस्कनी मुंडेला और परमा किसको दे दिया था, तो हैब्सबर्ग को दे दिया था। जनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। जनेवा और सार्डिनिया के पिडमाउंट में राज्य में सम्मिलित कर दिया। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। ठीक है, तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की। तो पूछेगा मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना की थी बाबू। ठीक है, इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। तो पूछेगा मेटरनिक कैसा नेता बाबू, तो प्रतिक्रियावादी नेता था। आगे चलते हैं बाबू, तो पता है आपको। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप में लगभग सभी देश प्रभावित हुए। ठीक है बाबू, जो आपको हम क्लास कराए हैं SST चैप्टर 1 का, उसमें आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम तो आपको वन लाइन बाई लाइन बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हो पाए। ठीक है, आपका रिवीजन हम करा रहे हैं 1 शॉट। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था की स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। तो पूछेगा बाबू कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापना किया गया। ठीक है, लुई अठारहवां फ्रांस का राजा बना। लुई 18वां कहाँ का राजा बना था बाबू, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि लुई 18वां कहाँ का राजा बना था, फ्रांस का राजा बना था। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा उसी उद्देश्य से 2 जून 1814 में सम्राट की ओर संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए, जो 1848 तक फ्रांस में चलते रहे। ठीक है बाबू, अब आ गए चार्ल्स 10। अब चार्ल्स 10 के बारे में समझेंगे। जो चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसे कुल परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 में क्रांति के रूप में सामने आया। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। अब आते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति क्या बाबू, एक मिनट रुक जाइए। जुलाई 1830 की क्रांति में आ गए हम लोग बाबू। अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। चार्ल्स 10 एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। लीजिए भाई, जो चार्ल्स 10वां था ये भी एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। पूछेगा आपसे चार्ल्स 10वां कैसा शासक था बाबू, तो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। ये भी बाबू बहुत ही निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने के कार्य किया। ये भी क्या किया कि अगल बगल राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए, जिसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगेने को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये जो चार्ल्स 10वां था, पूछेगा कि चार्ल्स 10वां किसको प्रधानमंत्री बनाया था बाबू, तो पोलिगेने को अपना प्रधानमंत्री बनाया था।
चार्ल्स 10वां किसको प्रधानमंत्री बनाया था? तो पोलीगेनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। पोलीगेनेक ने पूर्व लुई 18वें द्वारा स्थापित स्थापन नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। ठीक है, उसके इस कदम को उदारवादियों से चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। ठीक है, ये क्या किया? जो उदारवादी जो पोलीगेनेक था, ये क्या सोचा बाबू? चुनौती का, क्रांति का षड्यंत्र समझा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलीगेनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध को प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। कौन? गला घोटने का प्रयास किसने किया था बाबू? तो पोलीगेनेक ने। कब किया था? तो 25 जुलाई 1830 में। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस की क्रांति की लहर दौड़ गई। ठीक है, क्या हुआ बाबू? कि इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस की क्रांति लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध पूछेगा, गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था बाबू? तब 28 जून 1830 को। 28 जून 1830 को कौन सा युद्ध हुआ था बाबू? तो कौन गृह युद्ध पूछेगा आपसे कि गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 28 जुलाई कब बाबू? 28 जुलाई 1830 को आरंभ हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिमाणतः चार्ल्स 10 ने राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। लीजिए भाई, ये सब करके जो चार्ल्स 10वां था वो कहाँ भाग गया? अपने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आपका नेता था कौन, जो चार्ल्स 10वां था, वो अपनी गद्दी त्याग कर कहाँ भाग गया था बाबू? कहाँ पलायन हो गया? तो इंग्लैंड में पलायन हो गया। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया। तो इस तरह क्या हो गया बाबू? बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया। और जो राजगद्दी छोड़कर चार्ल्स 10वां कहाँ भाग गया था बाबू? तो इंग्लैंड भाग गया। गृह युद्ध कब हुआ था? तो 28 जून 1830 ईस्वी को हुआ था। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। चलिए, फ्रांस में 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश की स्थापना पर आर्ले वंश की गद्दी सौंपी गई। तो पूछेगा कि फ्रांस में 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जब चार्ल्स 10वां अपना गद्दी त्याग कर भाग गया तो बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को रखा गया था बाबू? तो आर्ले वंश को लाया गया था। किस वंश को लाया गया था? आर्ले वंश को लाया गया था। याद रखिएगा, आर्ले वंश को लाया गया था। इस वंश के शासक लुई फिलिप के उदारवादी पत्रकारों पेरिस की जनता समर्थन से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है, तो आर्ले वंश के राजा कौन थे? तो आर्ले वंश के राजा बने थे कौन? लुई फिलिप। चार्ल्स 10वां भागने के बाद कौन राजा बना था? लुई फिलिप बने थे। वो भी उदारवादी पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन यानी जनता के द्वारा इन्हें राजगद्दी सौंपी गई थी। अतः तो उसकी नीतियाँ उदारवादी के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के नियमित रही। ठीक है, चलिए अब आते हैं 1830 की क्रांति के प्रभुत्व क्या था। ठीक है, सॉरी वहीं कलर ले लिए तो दिक्कत तो हो जाएगा ना। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं बाबू। चलिए, इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव काम हो रहा था। ठीक है, यानी बोल रहे राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। ठीक है, वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनः जीवित किया था तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप में पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने भी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण
संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तुत किया। इटली और तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान के पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता की प्रभाव के कारण आंदोलन उठ गए हुए। सॉरी, क्या पढ़े हम इधर इधर पढ़े हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़ रहे हैं, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ गए। राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण क्या उठ गए बाबू? आंदोलन उठ गए। आगे चलकर फ्रांस में हुई लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। लुई फिलिप के विरोध भी क्या होने लगी बाबू? आवाज़ उठने लगी, जिसमें फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ये जो जितने भी राजा आए थे, ये भी जो लुई फिलिप थे, आर्ले वंश के राजा बनाए गए थे। ये जो लुई फिलिप थे, ये भी क्या थे बाबू? उदारवादी नेता थे। और इनके विरुद्ध भी क्या हुआ कि आंदोलन क्या है यहाँ पर लिखा है ना, आवाज़ उठने लगी और इस फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की गई। ठीक है बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। सन 1848 की क्रांति। देखिए, हम आपका रिवीजन करा रहे हैं और रिवीजन में ये है कि जितने भी लाइन है, लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़कर सिर्फ आपको बता रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है 1 शॉट। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको हम पूरा बेहतरीन से पढ़ा चुके हैं पहले। सन 1848 की इस क्रांति पढ़ते हैं बाबू। क्या पढ़ते हैं अब? सन 1848 की क्रांति। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, चलिए, सन 1848 की क्रांति पढ़ते हैं। अब इसमें बहुत ही मजा आने वाला है आगे चलकर। चलिए, लुई फिलिप एक उदारवादी, एक मिनट बाबू, सॉरी, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। पूछेगा एग्जाम में आपसे कि लुई फिलिप कैसा शासक था? तो एक उदारवादी शासक था। लिख लीजिएगा कॉपी पर कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो लीजिए भाई, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो लुई फिलिप था बाबू, ये किसको प्रधानमंत्री बनाया था? तो ये गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। किसको? गीजो को प्रधान बनाया था। कब बनाया था? तो 1840 में बनाया था। तो पूछेगा एग्जाम में कि लुई फिलिप कैसा शासक था? तो उदारवादी शासक था। एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। दूसरा पूछेगा आपसे, लुई फिलिप ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था? तो गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। एक और पूछेगा बाबू कि जो लुई फिलिप था, गीजो को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया था? तो 1840 में नियुक्त किया था। ठीक है बाबू, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे क्या है, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। लीजिए, जो लुई फिलिप था बाबू, ये भी एक क्या था बाबू? प्रतिक्रियावादी शासक था और उदारवादी भी था, याद रखिएगा। वह किसी भी तरह के वैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। माने किसी भी, अगर ये जो आपका लुई फिलिप था, ये कभी नहीं चाहता था कि मेरे देश में कोई भी सुधार आए, कोई भी जो गरीब जो लोग हैं वो ऊपर उठे। ये क्या करता था कि जो पूंजीपति वर्ग लोग थे उनको अधिक सहायता करता था और जो निम्न वर्ग लोग थे उनको तनिक भी सहायता नहीं करता था। लुई फिलिप था। चलिए बाबू, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे पढ़ने का कार्य करते हैं बाबू कि लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद करता था। आपको पता है ना कि जो लुई फिलिप था वो पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद करता था, रखना पसंद करता था, जिससे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, जो अल्पमत में भी था, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं था। वो किसी भी प्रकार के सुधार कार्य नहीं करना था। ठीक है, नहीं उसे विदेश नीति में किसी भी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। वो न तो किसी कार्य को क्या कर रहा था, किसी कार्य को सुधार कर रहा था, और नहीं अच्छे से देश चला पा रहा था, और नहीं उसके किसी भी विदेश में नहीं उसकी लगाव थी। ठीक है,
उसके शासन काल में देश भूखमरी एवं बेरोजगारी का व्याप्त होने लगी। ये लुई फिलिप के शासन में क्या होने लगा बाबू, भूखमरी एवं बेरोजगारी का व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजों को आलोचना होने लगी, जिसके कारण गीजों की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थीरमस के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया। पूछेगा आपसे, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 में पेरिस में थीरमस नेतृत्व के विशाल भोज का आयोजन किया था। तो भोज का आयोजन कब किया था बाबू, तो 22 फरवरी 1848 में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। चलिए, जगह जगह अवरोध लगाए गए। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। लुई फिलिप को क्या करा गया बाबू, कि गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया। तो पूछेगा आपसे कि जो लुई फिलिप था बाबू, अपने गद्दी कब त्यागा था, तो 24 फरवरी को अपना गद्दी त्याग दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी इंग्लैंड चला गया। जो ये लुई फिलिप था, ये 24 फरवरी को अपना गद्दी त्याग कर ये भी कहाँ चला गया, तो इंग्लैंड चला गया। ठीक है, तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा अधिकार की गारंटी दी। ठीक है, ये बाबू तत्पश्चात नेशनल असेंबली था, जो ये नेशनल असेंबली लोगों के द्वारा बनाया गया था। जो क्या हुआ था कि ये जितने भी शासक थे, नेता थे, ये क्या करते थे, ये अपना जो बैठक होता है संसद भवन, ये नहीं चला पा रहे थे, ये नहीं चलाते थे। तो ये जो लोग थे, इन्होंने अपना एक नेशनल असेंबली खुला था, जिसमें गणतंत्र की घोषणा अधिकार गारंटी दी। ठीक है, गणतंत्रवादियों ने नेता लार्विन लामार्टिन एवं सुधारवादियों को नेता लुई बला था। ठीक है, यानी बोल रहा है ये कि गणतांत्रिकवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई बला था। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गणतंत्रवादियों का नेता कौन था, तो क्या बताइएगा। तो देखिए बाबू, गणतंत्रियों का नेता ये लामार्टिन था और सुधारवादियों का नेता लुई बला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शीघ्र इन दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो आपसे पूछेगा कि फ्रांस का सम्राट कौन बना, तो लुई नेपोलियन। क्या बोलिएगा बाबू, फ्रांस का सम्राट कौन बना था, तो लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। माने कि ये जितने भी बोल रहा है कि इस क्रांति के चलते ये जितने भी आपको देश बताए हैं, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में भी इस क्रांति के प्रभावित हुए। यानी कि इतने देश भी एक दूसरे से क्या थे बाबू, एक दूसरे देश से क्या थे, अधिक नीचे थे। यानी कि जैसे कि भारत में राज कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहा था, तो ये भी सब देश क्या थे, कब्जे थे। तो ये भी अपना क्या कह रहे हैं कि अपने राजा के विरुद्ध ये भी लोग अपना आंदोलन छेड़ने लगे। इससे प्रभावित हुए कि जब ये देश आंदोलन अपने राजा के विपक्ष में आंदोलन छेड़ सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं छेड़ सकते हैं। तो इसलिए इतने देश एक देश से प्रभावित हुए और भी अपने राजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ने लगे। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इटली तथा जर्मनी के उग्रवादियों ने बढ़ते हुए असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना मांगों की बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। चलिए बाबू, अब हम चलते हैं इटली का एकीकरण के आगे हम बढ़ते हैं। इटली का एकीकरण पढ़ने अब आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है इटली का एकीकरण। क्या है बाबू, इटली का एकीकरण। आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक मिनट ये लगा देना, अच्छा लगेगा। इटली का एकीकरण, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्तित्व था। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, ठीक है, जहाँ
कई स्वतंत्र राज्य में हुआ करते थे। जहाँ कई स्वतंत्र राज्य में हुआ करते थे, इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। अलग अलग गांव की भावना थी। अलगाव की भावना थी। अलगाव कहने का मतलब बाबू ये है कि अलगाव कहने का मतलब एक दूसरे के प्रति, जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करने की नीति अपनाया था, तो इसमें भी क्या था बाबू, इस कारण से वहाँ अलगाव की भावना था। इटलीकरण में स्वतंत्र राज्य के हुआ करते थे, इस कारण से वह अलग गाँव, यानी कि एक दूसरे से लोग नफरत करते थे पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। इटली एक राष्ट्र के, चलिए आगे देखते हैं बाबू। इटली एक राष्ट्र के, ये है बाबू आपका इटली एकीकरण के पूर्व इटली, और इटली एकीकरण के बाद है। ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं इटली के एकीकरण से पूर्व था देश ये, और इटलीकरण के बाद है ये। चलिए आगे देखते हैं। रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्याओं के अलावे कई अन्य समस्याएं भी थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेश राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। तो पूछेगा बाबू, इटली में किस विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था? किस विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था? तो बताना है आपको, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेश देशों का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देश का क्या था? विदेशी का हस्तक्षेप था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलर चेंज कर दे रहे हैं बाबू, कलर बोरिंग लग रहा है। आगे चलिए देखते हैं। अंतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्य भावी था, अवश्य भावी था। इधर इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में भी था। पोप माने होता है बाबू जो ये क्या होता है, ये जो पोप कहने का मतलब है जो गॉड ये नहीं मानते हैं। चलिए आगे बताएंगे, ध्यान पर भी नहीं आ रहा है बाबू। पोप की इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। जो बाबू पोप था, ये चाहता था कि ये जो इटली का एकीकरण हम स्वयं करेंगे, कोई देश नहीं करेगा, सिर्फ हम करेंगे। और हम इसे क्या करेंगे, इसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से ही होना था, होना कि शासकों के नेतृत्व में नहीं। इसके अलावे अनेक आर्थिक प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। ठीक है, चलिए, ये पोप का मतलब पुजारी, ये पोप का पुजारी नहीं होते हैं, ये क्या कहलाते हैं बाबू, आपको हम ध्यान पर नहीं आ रहा, बता देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी में आरंभ से इटली में राष्ट्रीयता की विकास हो रहा था। ठीक है, राष्ट्रीयता में धीरे धीरे विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया गया था। पहला सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेंडेंट। इसे नेपोलियन 3 गणराज्यों में गठित किया गया था। कौन कौन बाबू? सिस्पाइन, दूसरा लिगुयन, तीसरा ट्रांसपेंड था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया। ठीक है बाबू, चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। इसी सभी कारणों से वहाँ जागृत आई। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 में इटली को पुराने रूप से लाने के उद्देश्य में इटली को 2 राज्यों में पहला पिडमाउंट दूसरा सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण को दिशा तय होने लगी। ठीक है, यानी पूछेगा नेपोलियन का पतन कब हुआ था बाबू? तो 1814 में हुआ था। और वियना कांग्रेस जानबे करते हैं, वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब आगे मेजनी के पास, और इससे आगे मज़ा आने वाला है। चलिए, इटली में 1820 में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादी द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी था। जोसेफ का संबंध किससे था बाबू? तो मेजनी का संबंध था। ठीक है, याद रखिएगा।
इसी दल से था, ये भी इसी दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इसे नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया और मेजनी इटली पुनः प्लान कर गया। देखिए आपको समझाते हैं। जो मेजनी था वो इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन जो मेजनी था जो मेटरनिक था, जो नागरिक आंदोलन हुए थे उसको क्या किया था बाबू, इसने दबा दिया था। ठीक है, उसने आंदोलन करने नहीं दिया। कौन? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक थे। ये है बाबू आपका मेजनी, जो इटली का एकीकरण करने का बेचारा प्रयास किया, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया बेचारा। फिर यह कहाँ प्लान कर गया है? देश से प्लान कर गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए मेजनी के बारे में ध्यान से पढ़िएगा, मेजनी से प्रश्न आते हैं। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेजनी कौन था, तो मेजनी एक सेनापति था। ठीक है, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। उसने अपने हार के बाद भी अपनी हार नहीं मानी। सन 1831 में इसने यंग इटली और नामक संस्था की स्थापना की। तो बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो पूछेगा आपसे कि कहाँ गया। हाँ चलिए, उसने 1831 में यंग इटली की स्थापना की। तो आपसे एग्जाम पूछेगा यंग इटली की, मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब की थी बाबू, तो आपको बताना है उसने यंग इटली की स्थापना 1831 में की थी। आपसे पूछेगा कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ था बाबू, तो 1831 में मेजनी ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे हम देखते हैं बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसने नवीन नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया, उसके उद्देश्य इटली प्रायद्वीप में विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। चलिए आगे देखते हैं। सन 1834 में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, सन 1834 में ये क्या किया था मेजनी ने, देखिए सन 1834 में यंग यूरोप का नामक संस्था का गठन किया। आपसे पूछेगा कि यंग इटली का स्थापना कब किया था, तो बताना है कि 1831 में किया था। लेकिन जब आपसे पूछे कि यंग यूरोप का स्थापना कब किया था, तो सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया था। किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम चलते हैं। यूरोप में अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीयता आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये जो मेटरनिक थे इनको भी क्या लास्ट में अंत में ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ा। ठीक है, इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। आपसे पूछेगा कि मेजनी, ये भी पूछेगा कि मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर इटली के एकीकरण कर उसे क्या बनाना चाहता था बाबू, तो उसे गणराज्य बनाना चाहता था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसे क्या बनाना चाहता था, तो गणराज्य बनाना चाहता था। कौन? मेजनी संपूर्ण इटली के एकीकरण कर उसे क्या बनाना चाहता बाबू, गणराज्य बनाना चाहता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। जबकि सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय चाहता था। ठीक है, उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। वो जो पोप था वो इटली को क्या बनाना चाहता बाबू, तो धर्म राज्य बनाना चाहता था। आप ध्यान रखिएगा, जो पोप था वो इटली को क्या बनाना चाहता था, पोप इटली को क्या बनाना चाहता था, तो धर्म राज्य बनाना चाहता था। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव आपके सामने दिख रहे हैं बाबू, इसको एकदम जहन में उतार लेना है कि बाबू ये देखिए। एक और बताएं कि जो यंग इटली है, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने 1831 में की थी और सन 1834 में यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने ही की थी। अगला प्रश्न ये था कि जो मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व से विलय करना चाहते थे। और
पोप था, जो पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण मार्ग अवरुद्ध हो गया। ये इन दोनों तीनों के चलते ये क्या हुआ कि इसका क्या हुआ, इटली का एकीकरण रुक गया। ये चाहता था कि मैं इटली का एकीकरण करके गणराज्य बनाऊंगा, पोप चाहता था कि मैं इसे धर्मराज्य बनाऊंगा, जिसके चलते इटली का एकीकरण रुक गया। ठीक है, चलिए बाबू आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी करता हूँ। चलिए इतना आप लोग को क्या हो गया, इटली का एकीकरण अवरुद्ध हो गया। आगे है कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली में कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ठीक है, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की क्या होगी बाबू, पराजय यानी कि हार हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप में इटली में जन्मवादी आंदोलन के कुचल दिया गया। इसी प्रकार मेजनी को पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। फिर से वो क्या है बाबू, मेजनी का भी हार हुआ और फिर से वह देश छोड़कर इटली भाग गया। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी नहीं पढ़ सकते लेकिन हाँ समझने का चाहिए आप लोगों को। चलिए बाबू अब हम आते हैं इटली का एकीकरण द्वितीय चरण आते हैं, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण। ठीक है बाबू, चलिए इसको भी हम लोग समाप्त कर लेते हैं, इस चैप्टर को जल्द ही समाप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए 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 ध्यान से समझिएगा। 1848 में इटली के 1848 में इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल हो रहे हैं, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। यानी कि क्या हो रहा था बाबू, जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। धीरे धीरे अगर मान लीजिए आप ही किसी देश के नीचे काम कर रहे हैं और कोई देश के लोग अपने राजा के विरोध खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उस राजा को गद्दी से हटा दे रहे हैं, उससे अपना राज चला रहे हैं, तो कोई ऐसे भी सोचेगा अलग देश के लोग कि क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं, अपने भी राजा को हम आंदोलन कर सकते हैं और उससे मांग कर सकते हैं, और मांग नहीं मेरी पूरी होगी तो मैं उस राजा को हटा सकता हूँ। तो इसी के चलते सभी लोग क्या हो रहे थे बाबू, जागरूक हो रहे थे, जागरूकता बढ़ रही थी, राष्ट्रीयता भावना की तीव्र गति से घट रही थी। चलिए यही बात बताना चाह रहे हैं। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट के नया शासक विक्टर एनुअल, लीजिए भाई, इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट के नया शासक कौन थे, तो विक्टर इमैनुअल थे। राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके प्रयास में से इटली का एकीकरण कार्य जारी रहा। इनके कार्य से क्या हुआ बाबू, इटली का एकीकरण जारी रहा। अपनी नीतियाँ के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो विक्टर इमैनुअल है, ये काउंट काबूर को कौन से पद पर नियुक्त किया था बाबू, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मैं पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि विक्टर एमुनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री पद पर क्या किया था बाबू, नियुक्त किया था। याद रखिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, एक मिनट सॉरी, प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं काउंट काबूर के बारे में पढ़ते हैं। काउंट काबूर क्या है, अब इनके जैसे मेजनी के बारे में हो गया, अब आते हैं काउंट काबूर बाबू। ये भी बहुत ही क्या थे, ये इटली के एकीकरण ये भी करना चाहते थे। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि ये भी अपने योगदान दिए हैं इटली में। सॉरी, चलिए बाबू चला जाए क्लास में, अब स्टार्ट। चलिए इसको ऊपर कर दे रहे हैं, सॉरी चलिए नहीं हो पा रहा है। चलिए, काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। तो आपसे पूछा जाएगा काबूर क्या था, एक सफल कूटनीतिज्ञ था। याद रखिएगा, काबूर क्या था, एक सफल कूटनीतिज्ञ था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। आपसे पूछा जाएगा तो काबूर एक सफल राष्ट्रवादी था, तो कूटनीतिज्ञ जो काबूर था वे बाबू क्या था, सफल कूटनीतिज्ञ था। वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक यानी सबसे बड़ा रुकावट किसे मानता था, तो ऑस्ट्रिया को ही मानता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एवं उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने क्या किया, काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए
ऑस्ट्रिया भाई बहुत ही शक्तिशाली था। तो ऑस्ट्रिया को हराने के लिए क्या किया काउंट काबूर, वो फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-1854 में क्रीमिया के युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा कर दिया, जबकि उसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। ये मतलब कहना चाह रहा है कि फ्रांस उसे काउंट काबूर को बोला भी नहीं था कि आइए मेरे युद्ध में मेरे साथ दीजिए, लेकिन तब भी काउंट काबूर ने उसका साथ दिया। ठीक है, बोल रहा है ना, बिना किसी आग्रह के भी उसने सम्मिलित किया। सॉरी यहाँ से पढ़ देखिए, जबकि इसके फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। ठीक है, उसके प्रत्यक्ष लाभ काबूर ने प्राप्त हुआ। ठीक है, युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। ठीक है, इससे काबूर की महिमा इसे काबूर की महत्ता बढ़ गई। ठीक है, इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बाबू हम लोग। काबूर ने नेपोलियन थ्री से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में निस और सेवाय नामक दो रियासतों काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार किया। फ्रांस ने काबूर को एक ही आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली का रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे, बोल रहा है, सॉरी फिर से पढ़ देखिए। काबूर ने नेपोलियन थ्री से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट का सैन्य समर्थन देने का वादा किया। कौन? ये फ्रांस था जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट का सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में निस और सेवाय नामक दो रियासतें काबूर ने फ्रांस को देने का स्वीकार किया। ठीक है, फ्रांस ने काबूर को यही आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली का रियासतें जनमत संग्रह का आधार पर पिडमाउंट से मिलाना चाहेंगे तो फ्रांस उसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है कि उसने निस तथा सेवाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीयता अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब की इटली एक राष्ट्र के रूप में उभर कर भी नहीं था। यानी बोल रहा है कि इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण की दृष्टि से संभव नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हैं बाबू, इसी में अभी है, ये कौन है? काउंट काबूर। देख लीजिए, काउंट काबूर को अच्छे से पहचान लीजिए, यही है काउंट काबूर, जो भी ये भी क्या करना चाहते थे, इटली का एकीकरण चाहते थे। ठीक है, ये भी इटली का क्या करना चाहते बाबू? इटली का एकीकरण चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी बीच 1859 से 1860 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध में आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के बड़े राज्य लोम्बार्डी और पिडमाउंट को कब्जा हो गया। एक तरह तो लड़ाई लंबी तो होती रही, दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था। क्या होने लगा था बाबू? दूसरी तरह नेपोलियन इटली के राष्ट्रवादी से घबराने लगा था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। घबराने लगा था, क्यों घबराने लगा था? क्योंकि उत्तर और मध्य इटली के जनता काबूर के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेसिया पर
विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन III ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्य स्थापन करने की स्वीकार की। आगे चलते हैं बाबू। एक मिनट। हाँ, इसे माना गया इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी और पिडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबूर का ध्यान मध्य इटली तथा एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन को सेवाएं और प्रदेश देने का लोभ और देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट के युद्ध में फ्रांस ने निष्कर्ष रहने तथा इटली के राज्यों के पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन लिया। ये क्या था? फ्रांस जो ये काउंट काबूर था उसने क्या किया था, फ्रांस से अपना राय लिया था कि आप देखिए हमारे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस से निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन लिया कि आप हम दोनों के युद्ध में बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दिया कि जिन राज्यों का विलय होगा वह जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूँकि इन रियासतों की जनता पिडमाउंट के शासक थी, इसलिए काबूर ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860-61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली का सभी रियासतों को परमा, मोडेला, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर उसे पुष्टि भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट के समर्थन में भय से कई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इसी प्रकार 1862 में इटली रोम वेनेशिया छोड़कर बाकी रियासतों में विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर एनिमल को शासक बनाया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर गैरिबाल्डी से भेंट करते हैं, जो कि ये भी क्या थे, इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिए थे। इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिए थे बहुत ही। चलिए बाबू, अब गैरिबाल्डी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं बिना विलम्ब करते हुए। चलिए आइए बाबू, हम अब गैरिबाल्डी के बारे में समझते हैं। इसी बीच इनको महान क्रांतिकारी कहा जाता था। गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। कौन? गैरिबाल्डी पूछेगा गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाव चलाने वाला नाविक था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था बाबू? एक नाविक था। ये बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था। ठीक है बाबू, आगे पढ़ते हैं। और मेजनी के विचारों का समर्थक था। ये मेजनी के हर बात को समर्थन करता था ना, नहीं, ये मेजनी जो बात बोल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं और इनका समर्थक था। कौन? गैरिबाल्डी मेजनी के विचारों का क्या था? समर्थक था। परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गए। कौन? गैरिबाल्डी। बाद में क्या हुआ कि काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गए। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए की रियासतों की आधी जनता बुर्बो वंश की निरंकुश शासन में क्या हुआ? एक मिनट रुक जाइए। निरंकुश शासन से क्या हुआ? यहाँ से पढ़ रहे हैं ना। निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थन बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल ने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। वस्तुतः काबूर के विचारों के गैरिबाल्डी से सही मिलते थे।
वस्तुतः काबूर के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे। मैंने कहने का मतलब ये है, जो काबूर के विचार थे वो गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे। उसका विचार अलग था और गैरिबाल्डी का विचार अलग था, ठीक है। परंतु काबूर ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना को भेज देता है। वहीं आपको पढ़ा रहे हैं कि 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो काबूर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान को विरोध किया। रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट को सेना भेज दी। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई। उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। उसने क्या किया बाबू? अभियान की योजना त्याग दी, ठीक है। दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर एनुअल को सौंप दिया। पूछेगा आपसे, गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को गैरिबाल्डी ने किसे सौंप दिया था? तो विक्टर एनुअल को सौंप दिया था। गैरिबाल्डी की दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एनुअल के द्वारा किया गया, ठीक है, परंतु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। कौन? गैरिबाल्डी। क्या बात है! त्याग और बलिदान, इसी भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया और खूब इसका मान बढ़ाया गया गैरिबाल्डी की। तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जवानी लिखी, जवानी नहीं, क्या हुआ? लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी। पूछेगा आपसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो बाबू गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी थी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे है कि 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूर की मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछेगा कि काबूर की मृत्यु कब हुई थी बाबू? तो 1862 में। काबूर की मृत्यु गैरिबाल्डी पढ़ रहे हैं ना, तो गैरिबाल्डी की मृत्यु कब हुई थी? कौन बताएगा? तो गैरिबाल्डी की मृत्यु बाबू 1862 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह वह पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। बेचारा जो गैरिबाल्डी था उसका 1862 में उसका मृत्यु हो गया, जो इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। 1870 और 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। क्या हुआ? 1870 से 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। पूछेगा आपसे कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब छिड़ा गया था? तो 1870 से 1871 में बताना है, ठीक है। मिनिमम आपको बताना है कि 1870 में ही हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था बाबू? तो 1870 में, ठीक है। आगे चलते हैं। जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था, विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमैनुअल ने पोप को राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसी स्थिति का पोप ने तत्कालीन स्वीकार नहीं किया। अंततः इस समस्या का निदान मुसलिनी द्वारा हुआ, जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। तो आगे चलते हैं। इस प्रकार 1871 में इटली का एकीकरण मेजनी इटली और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विक्टर इमैनुअल जैसे शासक योगदान के कारण पूर्ण हुआ। पूछेगा आपसे कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में। और फिर से पूछेगा आपसे कि क्या हुआ था बाबू? कि फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था, पूर्ण हुआ था, ठीक है।
आगे चलते हैं। मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पश्चात में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। ठीक है, अब आते हैं बाबू जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं। इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया, कब हुआ था? 1831 में। अब आते हैं जर्मनी का एकीकरण करने। ठीक है, चलिए जर्मनी के एकीकरण पढ़ते हैं। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। देखिए जैसे जैसे इटली में हो रहा था तो वैसे वैसे जैसे जैसे इटली में हो रहा था वैसे वैसे जर्मनी में भी हो रहा था। ठीक है, इटली में एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी शासन समक्रियाएं चल रही थी, यानी समान क्रियाएं चल रही थी। अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। एक मिनट रुकिए बाबू। हाँ, तो कहाँ थे बाबू? चलिए, इटली के एकीकरण के दौरान जर्मन क्षेत्र में भी समान क्रियाएं चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए दोनों देशों का क्या था? एकीकरण एक के साथ संपन्न हुआ। आगे पढ़ते हैं। जर्मनी मध्यकाल में लगभग 800 ईस्वी में सरलमा नेतृत्व से संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। जो जर्मनी था बाबू, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हो गया था? विभक्त हो चुका था। याद रखिएगा, इनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्टा मतवालिम्बों की जनसंख्या ज़्यादा थी प्रोटेस्टा मतावलंबियों की जनसंख्या ज़्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था, अपना प्रभाव बनाए हुए तथा दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डाइट जिंदा थी। बोल रहा है कि जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि डाइट क्या थी? जिंदा थी, जहाँ सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवादी की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। वस्तुतः जर्मन का एकीकरण पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 में जर्मन प्रदेश के जीते कर राइन राज्य का संघ का निर्माण किया था। तो आपसे पूछेगा बाबू, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो क्या बताइएगा? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आपको बताना है बाबू, जर्मन राइन राज्य का निर्माण बिस्मार्क ने किया था। किसने किया? जर्मन राइन राज्यों का निर्माण ना सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। जर्मन राष्ट्रवादी की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी दौरान जर्मनी की बुद्धिजीवासियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अर्नस्ट, जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद की भावना दिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्व की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। प्रसा के चांसलर बिस्मार्क ने हीगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। कौन? प्रसा का चांसलर बिस्मार्क। प्रसा का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। अंडट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। ठीक है, हैंडनबर्ग तथा नोविलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत का सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायिकाओं के जीवंत चित्रों द्वारा राष्ट्रवादी को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार अब जर्मनी में भी सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरह निकल कर आधुनिक युग में भी प्रवेश करने को तैयार हुआ। जर्मन में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों को भी योगदान दिया गया। ठीक है, क्या हुआ? उसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों को भी योगदान दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य में ब्रूसन सेफ्ट नामक सभा
स्थापित किया गया। इसमें जर्मनी के एकीकरण में विद्यार्थी शिक्षक जितने भी थे ये भी जर्मनी के एकीकरण में अपना अपना योगदान दिए। ठीक है, विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य में ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा का स्थापित किया था। जो विद्यार्थी थे जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा सभा का स्थापित किए थे, उनका नाम क्या था? ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था बनाए थे। ब्रुसेनसेफ्ट याद रखिएगा। विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा सभा बनाया था? ब्रुसेनसेफ्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइवर राज्य का येना विश्वविद्यालय, एक मिनट आगे कहते हैं, हाँ, वाइवर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यद्यपि मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून का आदेश की जारी किया। उन्होंने क्या किया? यद्यपि मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो विद्यार्थियों ने अपनी सभा बनाई थी, मेटरनिक ने उसे कुचलने के लिए दमनकारी कानून का आदेश द्वारा जारी किया। परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी, जिसके कारण काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रदान की इसी परिक्षेप में एकीकरण का आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जलवेराइन नामक संघ बनाया। तो आपसे पूछा गया कि आर्थिक व्यापार समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में कौन सा आर्थिक संघ बनाया गया था? तो जलवेराइन संस्था बनाई गई, जो कि व्यापारियों की संस्था थी। पूछेगा व्यापारियों ने कौन सी संस्था बनाई थी? जलवेराइन की संस्था बनाई थी। आपसे याद रखिएगा कि एक मिनट, व्यापारी थे जो, वो कौन सी संस्था बनाए थे बाबू? जलवेराइन की संस्था बनाई थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। ठीक है, अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। सेक्सोनी होनवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर उसे कुचल डाला था। ठीक है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति में जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया गया। दूसरी तरफ इस क्रांति के मेटरनिक के युग को अंत भी कर दिया था। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने 1 मार्च 1847 को पुराने संसद का सभा का फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां एक निर्णय लिया गया कि प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। तो जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? कौन कर रहा था बाबू? तो फ्रेडरिक विलियम था, जो जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, वही निर्णय ले रहा था। ठीक है, आगे चल रहे हैं बाबू, एक मिनट। उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों के एकीकृत किया जाएगा। सभी ही लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतत्व के शासन सिद्धांतों को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक जो निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था। तो पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक जो था बाबू, वो कैसा शासक था? तो निरंकुश शासक था और रूढ़िवादी था। ठीक है, उस व्यवस्था को मानने का इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मन के कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों में एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। इन गतिरोध के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह का स्थिति पैदा हो गई, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रशा मिलकर दबा दिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रशा मिलकर क्या किए? इस विद्रोह को दबा दिए। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए बाबू आगे देखते हैं।
प्रसा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी के एकीकरण उसके नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और इसका भाई विलियम प्रसा को शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों को पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफ़ी सुधार हुए, जिसमें जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुए। विलियम ने एकीकरण के विदेशों का ध्यान में रखने महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। तो पूछेगा कि विलियम एकीकरण के उद्देश्य से ध्यान रखकर कूटनीतिक बिस्मार्क को किस पद पर नियुक्त किया था। विलियम ने एकीकरण करने के लिए किस पद पर नियुक्त किया था, तो चांसलर के नियुक्त पर बिस्मार्क को नियुक्त किया था। ठीक है, कौन? विलियम जानता था हमसे नहीं हो पाएगा। विलियम को जब तक हम अपना चांसलर नियुक्त नहीं करेंगे तो ये देश मेरा जर्मनी देश था, इसका एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए विलियम ने क्या किया था कि बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, और करना ही पड़ा, नहीं करता तो इसका संभव हो नहीं पाता था। चलिए बाबू आगे देखते हैं। बिस्मार्क आ गया है और बिस्मार्क के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये है बिस्मार्क भैया जी। चलिए बिस्मार्क के बारे में हम लोग समझते हैं। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रसा और प्रतिनिधि हुआ करता था। तो बिस्मार्क जो था जर्मन डाइट में प्रसा का क्या था? प्रतिनिधि हुआ करता था। प्रारंभ से ही हीगल के विचारों के प्रभावित था। ये बिस्मार्क थे जो हीगल के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। जर्मन संसद डाइट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी में एकीकरण के प्रयास में जुट गए। वह उसकी कूटनीति की सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी भी हो, कट्टरवादी भी हो, राष्ट्रवादी सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति बिस्मार्क जर्मन की एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क था जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का महत्व समझता था। वो जानता था कि इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो पूछेगा कि रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आपको बताना है बिस्मार्क ने किया था। तो ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकता है कि बिस्मार्क ने किस नीति का अवलंबन किया था बाबू, तो रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किया था। आगे चलते हैं। ये हैं आपके बिस्मार्क जी। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से बिस्मार्क जी को। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी के एकीकरण संभव था। बिना सेना के संभव ही नहीं है, बिना सेना का संभव ही नहीं है जर्मनी के एकीकरण करना। ठीक है, उसने अपने देश में अनिवार्य सेना सेवा लागू कर दी। कालांतर में उसने 1830 में ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू किया, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना चाहता था। इसी कारण जब तक प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना भड़कने लगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बिस्मार्क ने अपनी नीतियां से प्रसा को सुदृढ़ीकरण किया और इसी कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से ही किसी की मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर क्या था कि बिस्मार्क ने अपनी नीतियां से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और उसी कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी का मायने में कम नहीं रह गया। जो प्रसा था बाबू ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में, लड़ाई में, किसी भी में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क अपना दिमाग लगाया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से हाथ मिलाकर 1864 में सेल्स्विग और होल्स्टीन राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। क्या किया? बिस्मार्क ने दिमाग लगाकर ऑस्ट्रिया से दोस्ती की हाथ बढ़ाया और सेल्स्विग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था,
किस पर, सेल्सविग और हॉलस्टीन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। इन दोनों मुद्दों को लेकर कौन, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिलाकर और डेनमार्क के साथ आक्रमण छेड़ दिया। ठीक है। जीत के बाद सेल्सविक प्रशा के अधीन हो गया और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया का प्राप्त हुआ। ये जो सेल्सविक था ये अपना बिस्मार्क ले लिया और जीते हुए क्षेत्र को एक और था बाबू जिसका नाम है हॉलस्टीन, वो ऑस्ट्रिया को दे दिया। अब जो भाई जर्मनी के एकीकरण करने के लिए सब देश को तो मिलाना पड़ेगा, लेकिन जो हॉलस्टीन है ये तो दे दिया किसको, ऑस्ट्रिया को। ये भी तो इसको चाहिए, लेकिन बहुत ही दिमागी था बिस्मार्क। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः प्रशा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया। ये जो हॉलस्टीन था इसमें बिस्मार्क ने जो हॉलस्टीन के लोग थे उनसे उनको ऑस्ट्रिया के विरुद्ध भड़का दिया और उनसे बोला कि हम आपके साथ हैं। कौन, बिस्मार्क बोला कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप ऑस्ट्रिया के साथ आंदोलन छेड़िए, हम आपके साथ हैं। आगे चलते हैं। विद्रोह फैला दिया जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रशा के क्षेत्र में पार करते हुए जाना था और प्रशा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। ऑस्ट्रिया की सेना को प्रशा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था, लेकिन प्रशा ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। ठीक है। आगे चलते हैं। यद्यपि बिस्मार्क, एक मिनट सॉरी, यदि बिस्मार्क की नीति अंतर्गत ऑस्ट्रिया के युद्ध करना असंभावी था, तो परंतु वो ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में भी उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे, इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र में भी देने का वादा किया। क्या किया था बाबू, यद्यपि बिस्मार्क के नीति के अंतर्गत से पढ़ रहे, ध्यान सुनिए। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्य भावी था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। कौन, बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में भी उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे, इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देना का वादा किया। ये जो बिस्मार्क था वो बहुत ही चालाक था। उसने फ्रांस को बोला था कि आप बीच में मत आइए, आप अपना हिस्सा ले लीजिए। वो किसी क्षेत्र को देने का वादा कर दिया, आप ये क्षेत्र ले लीजिए और हमें ऑस्ट्रिया के बीच में मत आइएगा। ठीक है। आगे देखिए। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली। किसने, बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों में आक्रमण कर देगा। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रशा के खिलाफ सेडोवा का युद्ध भी घोषणा कर दी। तो पूछा जाएगा आपसे बाबू कि सेडोवा का युद्ध, आपसे पूछा जाएगा कि प्रशा के खिलाफ सेडोवा का युद्ध की घोषणा कब की गई थी, तो 1866 में की गई थी। ठीक है। सेडोवा के युद्ध की घोषणा कब की थी बाबू, तो 1866 में की गई थी। आगे चलते हैं। और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस कर वहीं पूरी तरह पराजित हो गया। ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से क्या हो गया बाबू, फंस गया। अब तो ये दोनों तरफ से फंस गया, सबसे अपना अपना जो ये बिस्मार्क था बहुत ही चालाक था, अगल बगल सभी देश को मिल गया, अलग अलग जो अगल बगल के देश थे इसके सभी देश ले अपना दोस्ती कर लिया। किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ और क्षेत्र दे दिया और बोल दिया कि हम दोनों के बीच में मत आइएगा। और इन दोनों सभी से मिलकर अपनी दोस्ती बढ़ाकर और किसको हरा दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, पराजित कर दिया गया। ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर भी सब प्रभाव समाप्त हो गया। इसी तरह जर्मन एकीकरण की 2/3 कार्य पूरा हो गया। यानी कि मान लीजिए ये आपका पूरा जर्मन है, ठीक है, जर्मनी है, और यहाँ से 2/3 कह रहा है ना, 2/3 पूरा हो गया। ये मान लीजिए 3 भाग हो गया, एक और है फ्रांस, एक और है मान लीजिए ऑस्ट्रिया, एक तरफ है जर्मनी। जर्मनी का 2/3 कहने का मतलब ये 2 का क्षेत्र जो था ये तो पूरा हो गया, लेकिन एक तरफ था कौन, फ्रांस, इसको भी तो हटाना है, तभी तो पूरा जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाएगा ना। आगे चलते हैं। 2/3 क्या हो गया कार्य
पूरा हो गया, 2/3 कार्य पूरा हो गया। आगे चलती है। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। अगर पूरा जीतना था, जर्मनी को एकीकरण करना था, तो क्या करना था? तो फ्रांस के साथ भी युद्ध लड़ना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप फ्रांस के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा तो पूरी तरह जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामलों में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन के राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमार का स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया। इस प्रसा ने इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा कि बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर 19 जून 1870 में फ्रांस के शासक नेपोलियन के खिलाफ फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सेडान की लड़ाई फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। फ्रांसीसियों की क्या बाबू? जबरदस्त हार हुई। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। इसी प्रकार सेडान के युद्ध में महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंतो जर्मनी 1871 में एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप में राजनीतिक मानचित्र के स्थान पाया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि 1 मिनट रुक जाइए कि सेडान की लड़ाई फ्रांसीसियों की जबरदस्त हुई। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। तो बोला गया, पूछेगा आपसे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बाबू? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बाबू। इसी प्रकार राष्ट्रवाद से सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी उसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गया। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना, एक लोकतांत्रिक विचारों का उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवादी परिमाण था। इसी के प्रभाव से ऑटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप में दिया। आगे देखते हैं। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार से स्लाव जाति का संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। अब पढ़ते हैं बाबू, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। ठीक है, चलिए अब बिना विलंब करते हुए क्लास को तेजी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन का देखा जा सकता था। बोल रहा है, इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता था। यूनान का अपना गौरवमयी अतीत रहा, जिसके कारण उसे तत्पश्चात का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यकार प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पुनः जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पश्चात देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। तो पूछेगा आपसे, तुर्की साम्राज्य किसके अधीन था? तुर्की साम्राज्य किसके अधीन था? तो यूनान के अधीन था। ठीक है, पूछेगा आपसे कि तुर्की किसके अधीन था? तो यूनान के अधीन था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है। पूछेगा कि तुर्की किसके अधीन था बाबू? तो क्या बोलिएगा? तो यूनान के अधीन था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की शासन के स्वयं अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए
चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इन्होंने हथियारिक फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की। ओडेसा नामक स्थान पर की, जिसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान के शक्तिशाली मध्यम वर्ग को भी उदय हो चुका था। यूनान के सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्धत थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए यूनान में भी शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता पक्षधर था। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनान स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों की बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिख के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। कौन? मेटरनिख के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। कौन? ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिख के दबाव के कारण वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। कौन? एलेक्जेंडर। ठीक है, आगे देखते हैं। जब जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10वां भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लगने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड तथा फ्रांस मिलकर दिलचस्पी रखा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इसी तरह तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई। अंततः 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को नाम मात्र की प्रभुता यूनान की स्वायत्तता देने की बात हुई तय की गई। ठीक है, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बात को मानने का इनकार कर दिया। इधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। पूछेगा, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। बावेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इसी तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा। ठीक है, अब आते हैं हंगरी के बारे में समझते हैं। हंगरी क्या है? राष्ट्रवादी भावना के प्रसार के रूप में हंगरी में भी नजर था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। हंगरी पर कौन राज कर रहा था बाबू? तो ऑस्ट्रिया। हंगरी पर भी किसका प्रभुत्व था? तो ऑस्ट्रिया का ही प्रभुत्व था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभुत्व था। 1848 में क्रांति के प्रभाव से यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी क्या हो गया? राष्ट्रीय आंदोलन का भी शुरुआत हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। जहाँ आंदोलन के नेतृत्व में कोसुत और तथा फ्रांसिस ड्रिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था,
उसने वर्गहीन समाज की अपने विचारों का जनता तथा पहुंचाना शुरू किया। ठीक है, 1 मिनट, चलिए बाबू। ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो कोसुथ और फ्रांसीसी डिक के द्वारा क्रांति किया जा रहा था। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज की अपने विचारों का जनता तक पहुंचाना शुरू किया। ठीक है, वो अपना विचार बोलता था, जो अपना बात बोलता था, वो जनता तक पहुंचाने का कार्य करने लगा, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस ने लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा। तो देखिए, आपसे ये भी पूछेगा कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी है बाबू बुडापेस्ट। कहाँ है हंगरी की राजधानी? बुडापेस्ट है। ठीक है, चलिए, कोसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों के जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। अंततः 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया का सरकार हंगरी की कई बातें मान ली। ठीक है, ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद में भी मांग स्वीकार की गई। ठीक है, इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमांती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा डाइट की भी बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। बुडापेस्ट क्या था? एक हंगरी की राजधानी क्या था बाबू? बुडापेस्ट में बुलाने की स्वीकार की गई। इस प्रकार इस आंदोलन में हंगरी की राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की गई। ठीक है, अब आते हैं पोलैंड के बारे में पढ़ते हैं बाबू। पोलैंड, ठीक है, पोलैंड का छोटा है। चलिए, पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन का विद्रोह हो गया। यानी कि पोलैंड पर किसका राष्ट्रवादी था बाबू? तो बाबू रूस का शासन था। पोलैंड पर किसका शासन था? पोलैंड पर तो रूस का शासन था। ठीक है, याद रखिएगा, पोलैंड पर किसका शासन था? तो रूस का शासक था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1830 में क्रांति के प्रभाव यहाँ उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा तथा परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सका। अंततः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को क्या किया है बाबू? कुचल दिया गया। कौन? रूस ने। बोल रहा है कि परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिली। किसे? पोलैंड को सहायता नहीं मिला, जिसके कारण रूस ने इसके आंदोलन को कुचल दिया। ठीक है, इसमें आंदोलन नहीं करने दिया। कौन? रूस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं बोहेमिया। ठीक है, बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। हंगरी के घटनाक्रम में प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु बोहेमिया को जो राष्ट्रवादी शासन के अंतर्गत था, बोहेमिया जो बोहेमिया पर किसका शासन था? ऑस्ट्रियाई का शासन था, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ थे ना, बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति का स्वायत्त शासन की मांग कर अस्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप से धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों को सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी। ठीक है, अब आते हैं इसका परिणाम क्या हुआ था बाबू। चलिए देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। यूरोप में राष्ट्रीय की भावना के विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ। ठीक है, गर्भ से ही क्या हुआ बाबू? आरंभ हुआ। ठीक है, आरंभ हुआ, जो मूर्त रूप में यूरोपियन राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं 17 पेज में आ गए हैं। अब आते हैं बाबू 18वां पेज में। ठीक है, कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति तथा नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम
उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो एक मिनट, ये कुछ हो गया, ठीक है। उभर कर सामने आया, प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया, ठीक है। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए इसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों में एवं जातीय समूहों को भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपियन राज्यों तथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवादी की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें समाजवादी प्रवृत्तियों को प्रादुर्भाव होने लगा। हालांकि इन समाजवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतना ही जिम्मेवार थी जितना कि अन्य कारण थे। इसके प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशिया एवं अफ्रीका देशों को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशियों के शोषण पर औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इस समाजवादी प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध पर अखाड़ा बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अखाड़ा बन गया, कितना बचा है बाबू, इधर आते हैं बस। अब इसके बाद अध्याय समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे क्या हो गया, ध्वस्त यहाँ पर थे ना, ध्वस्त समाप्त, अखाड़ा बन गया था, यहाँ पर हो गया है। अब पहले कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यूरोप में राष्ट्रवाद से इस प्रादुर्भाव ने यूरोप में ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, ठीक है। जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेश सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, तो पूछेगा मैसूर के शासक कौन थे, तो टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। मैसूर के शासक कौन थे बाबू, टीपू सुल्तान। वो क्या किए, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी प्रभुत्व था। इस प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य बना, ठीक है। स्वयं उसका क्या बना, स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टम भी स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था, ठीक है। वो किसका वृक्ष लगाया था बाबू, श्रीरंगपट्टम में भी स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था, ठीक है। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले समाजवादी धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीयता चेतना का जागरूक शुरू किया, ठीक है। जितने नेता भी ये सभी जागरूक होने वाले देशों से देखकर ये भारत के लोग भी धीरे धीरे जागरूक, जो नेता थे वो भी जागरूक करने लगे, ठीक है। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता के जनवाद राष्ट्रवादी संबंधी अपने विचारों के क्या थे, एक मिनट, जो राष्ट्रवादी संबंधी थे, एक मिनट, सॉरी, हाँ, राष्ट्रवादी संबंधी थे, वो अपने विचारों के यहाँ पर है, अपने विचारों के कारण ही 1821 ईस्वी में नेपल्स की शांति के विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया। 1823 में स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। कौन, 1823 में स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। कालांतर में भारत में 1857 में क्रांति से ही राष्ट्रीयता का तत्व नजर आने लगे थे, ठीक है। आगे चलते हैं बाबू, ये लास्ट पॉइंट है। इस प्रकार यूरोप में जर्मन राष्ट्रीयता की भावना प्रथमतः यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए, ठीक है। अब बाबू ये आपका जो वो चैप्टर अध्याय समाप्त हो गया। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है बाबू,
कि इटली और जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जो बाबू इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। क्या उत्तरी अमेरिका आते हैं, क्या दक्षिणी अमेरिका आते हैं, क्या यूरोप आते हैं, क्या पश्चिमी एशिया आते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा देश है जो महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू इस प्रश्न का सही राइट आंसर होगा कौन, इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का सही राइट आंसर होगा यूरोप। ठीक है, आइए जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव है उसको हम करवा देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। बताइए, फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। क्या आप लोग पढ़े हैं ना, क्या हैम्सबर्ग, क्या आर्लिया वंश, क्या जारशाही, देखिए क्या बुर्बो वंश। तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, तो देखिए फ्रांस में पुनर्स्थापना किसकी गई थी, तो बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। किसकी, बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही इजी है और प्रश्न है क्या, चलिए देखते हैं। प्रश्न है इस प्रकार है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी था जो, उसका संगठन किससे था, तो बाबू उसका संबंध संगठन था कार्बोनरी था। ठीक है, कौन, एक मिनट रुकिए बाबू, उसका संबंध किस देश से था, उसका सॉरी गठन, उसका संगठन किस संबंध से था। ठीक है, तो कार्बोनरी से था। ठीक है, मेजनी ने कौन सा संगठन बनाया था, कार्बोनरी गुप्त दल था उसका। ठीक है, आइए बाबू चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था, बताइए। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था, तो बाबू आपको पता ही है, इटली एवं जर्मनी के एक ही है जो विरोधी है, वो बड़ा का विरोधी है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया ही विरोधी था। ठीक है, आइए पाँचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो बताइए, काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था। कमेंट करके बताइएगा, हर प्रश्न का कमेंट कीजिएगा, तब जानेंगे कि आप लोग का अच्छा समझ में आया है। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था बाबू, तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। जो गेरिबाल्डी था बाबू वो पेशे से क्या था, नाव चलाने वाला था, यानी कि वो पेशे से नाविक था। ठीक है, आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो आपको पता है, आपको बताए हैं कि जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन थ्री नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, नेपोलियन थ्री मत मारिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, आइए हम 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि जलवराइन किस एक संस्था थी। जलवराइन आपको बताए हैं कि जलवराइन जो है बाबू व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, आइए हम 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। हम इस प्रश्न पर 2-3 हाली रटे हैं। आपको बताए हैं कि रक्त और लौह का नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, आइए हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बाबू, तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, आपको पता है। ठीक है, आइए हम 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा सूत्र है, तो यूनान होगा। इसमें प्रेरणा सूत्र कौन था, यूनान था। ठीक है, आपको पता है 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई, तो तुर्की के साथ। एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी बाबू, तो तुर्की के देश साथ हुई थी। अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में भरे। ठीक है, आप लोग देखिए, आपको पता है कि महाशक्ति का पतन दूसरी यूरोपीय महाशक्ति के जर्मनी में जन्म में हुआ था। ये सभी आपको पढ़ाए हैं। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये अपने से भरिएगा। 1848 की फ्रांसीसी का, ये आपका होमवर्क है। SW बाबू आपको भरना होगा, ये सभी को भर कर लाना होगा। ठीक है, इस सभी को भरना होगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, आपको सब बताए हैं बाबू, आप बुक पढ़ें तो उसमें सब है। ठीक है, आइए मिलान भी आपको SW आपको मिलान करके लाना है, ये भी SW में दे रहे हैं आपको। हम मेजनी कौन था बाबू, मेजनी क्या था बताइए, दार्शनिक था, राजनीतिक था, जर्मन शासक था। मेजनी क्या था बाबू, हिगेल क्या था, हिगेल बताइए। बिस्मार्क बताइए, बिस्मार्क क्या था, कूटनीतिज्ञ था। विक्टर इमैनुअल क्या था, वो एक दार्शनिक था। ठीक है, ये सब आपको बताया गया है। आप क्या कीजिएगा, ये सब वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में हुआ था। ये सब आपको एक इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 में हुआ। मैट्रिक का पतन कब हुआ,
सेट डाउन का युद्ध हुआ, ये सब जितने भी आपको होमवर्क में बना कर लाना है, जितने भी बाबू आपको होमवर्क बना कर लाना है, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है आपको होमवर्क बना के लाना है। और ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है, इमेजिनिंग कौन था, जर्मनी के हुआ था, मेटरनिक, सब भी आपके SW हम दिए रहे हैं, आपको बना कर लाना होगा। ठीक है, ये सभी जितने भी 2 नंबर प्रश्न वाले हैं ये सब आपको होमवर्क मिल रहा है, आपका सभी 5 नंबर भी होमवर्क है। ठीक है, आपको बना कर लाना है। ठीक है, ये सभी क्या है बाबू आपका होमवर्क है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जो आपको हम पढ़ते हैं। ठीक है, कैसा आपका अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए बाबू क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, ओके। ध्यान लगाकर पढ़िए। ठीक है।